हेलो, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सर। बचपन याद नहीं आ गया? टीचर आते थे, हम लोग ऐसे करते, गुड मॉर्निंग सर। और कोई एक होता था कोने में से जो सबसे लास्ट में बोला था सर। चलो जी, तुमने ऐसे किया, कभी किया? ऐसे किया? नहीं किया? करके देखना, बड़ा मजा आएगा। और फंस गए तो कुटाएंगे टीचर के हाथों फंस गए। अब तो खैर तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम बुजुर्ग हो चुके हो, ठीक है। तुम बहुत बुजुर्ग हो चुके हो, अब तो खैर उन बातों से तुम ऊपर हो चुके हो है कि नहीं? हाँ ना भाई। और अब तुम्हारी उम्र नहीं रहेगी। अब तुम ऐसा करोगे, तुम कहलाओगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम है ना? चलो जी, हम कर रहे थे मेरे दोस्त यूज ऑफ फोर इन पास्ट टेंस, और बहुत अच्छे तरीके से हमने वो खत्म कर लिया था मेरे दोस्त। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूज ऑफ सिंस इन पास्ट टेंस, जो कि बहुत ही आसान वाली है। निकालो यूज ऑफ सेंस। और इससे पहले आपको एक और खबर बता दूं भाई, इंग्लिश जो स्पोकन का बैच है उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही धमाका बैच आने वाला है, बहुत ही गजब का बैच आने वाला है। और इस बैच में मैं नया नया कंटेंट आप सबके लिए तैयार कर रहा हूं, बहुत ही बेहतरीन। देखो बेटा, कंटेंट कैसे तैयार होता है, मैं भी कल के जो सेंटेंसेस है वही लिख रहा था। मैं भी देखो, अभी बैठ के मैं कल के सेंटेंसेस लिख रहा था कि कल क्या कराया जाए, ठीक है। जो मुझे स्पोकन में कराना होता है ना, उससे एक दिन पहले मैं रेडी करता हूं कि कल बच्चों को क्या कराया जाना चाहिए। तो कल का कंटेंट है जो भी आपको लिखा है स्पोकन बैच के लिए, ऐसे, ठीक है। अब इसको मैं अपने टाइपिस्ट को दूंगा, वो इसको टाइप करेगा, ठीक है, बढ़िया से आपके लिए स्लाइड बनाएगा। और कल ये स्लाइड आपको फिर दिखाई देगी, कल ये स्लाइड हम करेंगे स्पोकन बैच। तो उसमें क्या करता हूँ, सोचता हूँ कि क्या क्या, जैसे डेली लाइफ के सेंटेंसेस सोच रहा हूँ, डेली यूज सेंटेंसेस सोच रहा हूँ, फिर मैं उनको लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो वैसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर आती है, ठीक है। प्लस बेटा जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको डिस्काउंट मिलेगा, इससे भी डिस्काउंट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। जो हमारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो उनको वो पहले डिस्काउंट आपको देखने को वहाँ पे मिले। बेसिकली मुद्दा ये है, ठीक है, कि जो कोर्स फी है वो मिनिमम है, प्लस जो एम है ना उस पर भी ध्यान देना। बेसिकली अगर मैं बोलूं कि 3 महीने बाद आप लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख जाओ, ये मैं चीजें यहाँ कहना चाह रहा हूँ। और कल बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं 3 बजे आके। कल 3 से 4 वाली जो क्लास है वो ऐप पर भी चलेगी और यूट्यूब पर भी चलेगी लाइव डेमो, ठीक है। तो डेमो क्लास के बाद ही आपको एक अलग ही किस्म का आत्मविश्वास आप में जग जाएगा कि हाँ 100% मैं विद इन 3 मंथ से जो है अपनी इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा। जैसे आप जो मेरे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आए थे, मैंने पहली क्लास डेमो ली थी आपकी कि ऐसे ऐसे हम करेंगे, उसके बाद जो आपने एनर्जी आई थी ना कि अच्छा ऐसे ऐसे होने वाला है सर, फिर तो मैं भी इंग्लिश सीख जाऊंगा, फिर तो अच्छे टीचर के पास में आया, वो जो आत्मविश्वास आप में आता, वो कल की डेमो क्लास के बाद आपका आत्मविश्वास ऐसा ही कुछ बन जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। तो आपने जो एम बनाया है वो एम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये रखिएगा स्पोकन और जो कंपटीशन है वो अलग कैसे है, स्पोकन इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलग कैसे है, क्यों अलग से हमें मेहनत करनी पड़ती है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। कैसे स्पोकन के लिए वोकैबुलरी तैयार की जाती है, स्पोकन के लिए वोकैब कैसे पढ़नी चाहिए, स्पोकन पर्पस के लिए कैसे याद करते हैं, स्पोकन पर्पस के लिए ग्रामर कैसे, सारी चीजें कल हम जानेंगे, ठीक है। चलो अभी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, स्टार्ट बेटा आज शाम को 7 बजे तक ना जो कोर्स फी ये है, उस पे भी आपको बहुत प्यारा सा डिस्काउंट आपको मिलेगा। जाके पे नाउ के ऑप्शन में आप जाएंगे, आपको डिस्काउंट मेंशन हो जाएगा। उन स्टूडेंट्स को जो ओल्ड स्पोकन बैच में जिन्होंने एडमिशन लिया था उनको मिलेगा, ठीक बेफिक्र रहे। चलो तो ये भी स्पोकन की बातें, अब करते हैं बेटा अपनी बातें इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली सेशन की। और ये हम कर रहे हैं मेरे दोस्त यूज ऑफ सेंस, और इसका यूज हम कर रहे हैं पास्ट टेंस में। देखो भाई, जब हम पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करते थे तो हम सेंस को बोलते थे टिल नाउ, अब तक, है ना, तब से अब तक, ठीक है। ये चीजें हम बातचीत करते थे। अब क्या करना है दोस्तों, इसको पास्ट से ही रिलेट करना है। तो इसे दो कॉन्सेप्ट में यूज हो जाएगा। एक तो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा आप इसे पास्ट से ही रिलेट करेंगे। तो आप क्या करोगे, देखो ये बात तो तय है कि सिंस के बाद या तो आप पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिखेंगे, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम लिखेंगे। हाँ, एक नहीं समझा दूंगा, सारा कुछ एक ही कॉन्सेप्ट में समझा दूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब सारा कुछ इसी में समझा दूंगा सिंस का, वैसे समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अलग, ठीक है। दूसरी बात, यहां सिंस के बाद आप पास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे। जब आप पास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे तो सिंस एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा होगा। यहाँ पास्ट स्टेटमेंट में केस में आप एज अ कंजंक्शन यूज करेंगे, और जब इसके बाद पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो ये एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा होगा। ये बात आपको पता है, कॉपी रखना साथ साथ। पता क्या करेंगे, जब आप इसे प्रेजेंट से रिलेट कर रहे थे तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे थे, और आप इसको पास्ट से ही रिलेट करोगे ना तो आप इससे पहले पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपके पास क्या होने वाला है, पास्ट रिजल्ट। याद है, मतलब पास्ट रिजल्ट का परफेक्ट रिजल्ट आप बेसिकली कहोगे, आपको परफेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। परफेक्ट रिजल्ट का मतलब पता है ना, वो काम जो कंप्लीट हो चुका है वो मिल जाएगा। दूसरा मेरे दोस्त, ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो सकता है। और इसमें कॉन्टिन्यूस टेंस में आपको किस पर फोकस करना होगा, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर, कि काम अभी जो है वो हो गया है कुछ, और कुछ अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर। भाई यही तो आपने जो है प्रेजेंट टेंस में सीखा था कि अगर परफेक्ट रिजल्ट है तो परफेक्ट टेंस, और परफेक्ट रिजल्ट में कोई काम अभी चल रहा है तो उसके केस में आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दो, ठीक है। नहीं बेटा, कल तक डिस्काउंट नहीं रहेगा, कल तक डिस्काउंट नहीं रहेगा, अपना एडमिशन अभी तक ले लो। आज शाम को 7 बजे तक डिस्काउंट है, उसके बाद ठीक है। चलो चलो अब इनके एग्जांपल देखते हैं। अब मैं अगर ये कहूं, मैं ये अगर कहूं, मैंने एक सेंटेंस बना था कि मैं 4, ठीक है, बुक्स लिख चुका हूं, मैं 4 बुक्स लिख चुका हूं, ठीक है। और उसको हम बोल दें सिंस 2010 से लेकर अब तक मैं 4 किताबें लिख चुका हूं, तो प्रेजेंट है। और मैं अगर बोल दूं 4 किताबें लिख चुका था तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट। बस आपने सेंटेंस बनाना, चलो समझते हैं सेंटेंस को। हो गया, एक एग्जांपल लिखें। तो इसकी सेंस बस इतनी बदलेगी और कुछ नहीं। आइए देखो, मैं ये बोल दूंगा, ही कॉपी मत करना, ही हैज रिटन, ठीक है, मैंने बोला ही हैज रिटन 4 स्टोरीज, वो 4 कहानियां लिख चुका है, ठीक है, सिंस 2010, ठीक है। आपने लिखा बच्चे 4 कहानियां लिख चुका है, इसकी बात क्या बनी, 4 कहानियां लिख चुका है, लिख चुका था, बस हैज की जगह हैड हो जाएगा। तो किससे रिलेट हो जाएगा, पास्ट से रिलेट हो जाएगा। ही हैड रिटन 4 स्टोरीज सिंस 2000। तो मैं इसको प्रेजेंट से रिलेट करूंगा, पास्ट से, पास्ट प्रेजेंट से किससे रिलेट कर रहा हूं, पास्ट से रिलेट कर रहा हूं, तो सिंस उसमें भी पास्ट में भी यूज कर लोगे आप, जो कि अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, अगर मैं ये बोल दूं ही हैड बीन टीचिंग, वो पढ़ा रहा था सिंस, ठीक है, 2015, वो 2015 से लेकर, ठीक है, तब तक पढ़ा रहा था, 2015 से लेकर तब तक पढ़ा रहा था। तो प्रेजेंट से अब तक से रिलेट नहीं करोगे, आप पास्ट से रिलेट कर लोगे, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ही हैड बीन टीचिंग सिंस 2015, अच्छा ऐसे नहीं कर सकते आप, ही हैड बीन टीचिंग सिंस, ठीक है, सिंस ही केम टू दिल्ली, मैं जब से वो दिल्ली आया था तब से लेकर तब तक वो पढ़ाई रहा था। तो इसको प्रेजेंट से रिलेट कर लिया, ठीक है, या पास्ट से रिलेट कर लिया, सिर्फ इतना फर्क है, सिर्फ इतना फर्क। अच्छा आप इसमें ये नहीं लिख सकते ही हैड बीन राइटिंग 4 स्टोरीज, क्यों, क्योंकि 4 स्टोरीज क्या है, परफेक्ट रिजल्ट है, और परफेक्ट रिजल्ट में परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं क्या आएगा, परफेक्ट आएगा। तो गलतियां भी सेम तरीके से निकलेंगी, सब कुछ सेम है बेटा, सिर्फ क्या फर्क है, वहां प्रेजेंट से रिलेट कर रहे थे तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहां पास्ट से रिलेट कर रहे हो, और 1% भी कोई भी चेंजेस नहीं है, कांसेप्ट सेम होता है, ठीक है। चलो मैं साइड हो रहा हूं, आप कॉपी करो, ठीक है भाई। ये चीज है पुत्र खुशी बेटा, हेल्पलाइन डेस्क पे कॉल कर लो हमारे, अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है आती है आपको कुछ भी तो कॉल करिए आप।
ठीक है। राइटिंग क्यों नहीं हुआ? ये पहले पढ़ा चुका हूं बेटा, परफेक्ट रिजल्ट, चार कहानी लिखी जा चुकी है तो परफेक्ट है, कंटीन्यूअस चल रहा है, चार तो होगी तो 5 में लिखा होगा। चलो अब करते हैं आगे की बातचीत, और अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा फ्यूचर टेंस। अब आपको एक बहुत ही प्यारी चीज बताता हूं, जैसे हमने करना है बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये हमारा पास्ट टेंस भी खत्म हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हम स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, और वो जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है फ्यूचर से ही रिलेटेड, वो है फ्यूचर से ही रिलेटेड कि फ्यूचर कैसे दिखाएं। अब मैंने क्या कहा था बेटा, आपको फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए हमने बोला था, आइए ऐसे लिखेंगे आप, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। क्या लिखा बेटा मैंने? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडल मत बोला, मैंने मॉडल बोलते हैं बेटा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो हमें फ्यूचर टाइम दिखाने के लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब अब तक तो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे थे ना, जो वो बेटा बेसिक है। अच्छा चलो और डिटेल में बताता हूं, चलो एक काम करो और डिटेल में बताता हूं। देखो बेटा, जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, वो दो टाइप की होती है। जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होती है दो टाइप की होती है, तो होती है बेटा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, जिन्हें आप बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं। किसकी? ठीक है देखो, तो हमने बोला बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ठीक है, तो बताइए क्या होता है? ये होता है बेटा बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। बताया था मैंने आपको, हाँ बताया था ना, दोबारा सुनो मेरे उत्तर। और एक होती है बेटा मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब इनको थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताना है, ठीक है ना? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। अब बोलोगे सर क्या होता है भैया मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स? क्या होता है? देखो मेरे, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स जो स्पीकर की इंटेंशन को दिखाती है। मैंने क्या कहा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या करती हैं? शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, जो स्पीकर की भावनाओं को दिखाती है। ठीक है, प्राइमरी या बेसिक हेल्पिंग वर्ब क्या करती है बेटा? जो रियल है, जो सच है, जो सच्चाई है, उसको बयां करती है। और क्या करती है बेटा? प्राइमरी या बेसिक, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म। हाँ, ये हमने कहां पढ़ी? ये हमने पढ़ी बेटा टेंस टॉपिक में। अब आप बोलोगे सर ये भी तो टेंस है बेटा, मैंने कहा था ना फ्यूचर टेंस टेक्निकली टेंस नहीं है ना, तो ये हमने टेंस में पढ़ी। अच्छा कौन से टेंस में पढ़ी बेटा? दो टेंस में पढ़ी, एक तो प्रेजेंट और एक पास्ट। हमने दो टेंस में पढ़ी, लेकिन जैसे ही हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर को सीखने चले गए तो वहां पर दिमाग में क्या दिक्कत आई? हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं, हेल्पिंग वर्ब बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो सच बोलती है बेटा, प्रेजेंट भी सच है और पास्ट भी सच है। जो बात है जो बात है, जो बात नहीं है वो बात नहीं है, ख्याली पुलाव नहीं है। लेकिन 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 जब हमें स्पीकर की इंटेंशन को दिखाना पड़ता है, ख्याली पुलाव को दिखाना पड़ता है कि ख्यालों में ऐसा कुछ होने वाला है, तो उस केस में हम यूज करते हैं बेटा जी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। उस केस में हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या हेल्प करने वाली है, वो सारी चीजों पे भी हमने चर्चा करी। क्या करती है सर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स? ये क्या करती है बेटा? ये दिखाती है शो द इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, एक स्पीकर की भावनाओं को दिखाती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कैन यू डू दिस वर्क, तो अब कैन क्या कर रहा है बेटा? ये बोल रहा है क्या तुम ये काम कर सकते हो? कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, क्या तुम ये काम मेरे लिए कर सकते हो? मैंने बोला भाई साहब अकड़ में क्यों पूछ रहा है, प्यार से पूछ ले। मैंने बोला अकड़? अकड़ कहां है? कहता तूने अकड़ में बोली बात। मैंने बोला मैंने कहां अकड़ में बोली? तूने कहा भाई तूने कैन यूज किया। मैंने बोला फिर कहता कैन में अकड़ है। मैंने बोला कैन में अकड़ है, अकड़ दिख तो नहीं रही है, ध्यान से सुनना, कॉपी नहीं करना। मैंने स्टेटमेंट बोली बेटा कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी। यार तू तो अकड़ में पूछ रहा है यार, तू तो सीधा सीधा पूछ रहा है यार, कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, सीधा सीधा बोल रहा है यार, तू तो यार प्यार प्रेमी नहीं है यार, प्यार से पूछ रहा है। मैंने कहा गुस्से में यार, मैंने कहा पूछा? कहता यार तू तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा है। कहता तेरे को कैसे पता तूने कैन मॉडल यूज किया? मैंने बोला तो कहता बेटा जब कैन मॉडल किसी से कुछ पूछने के लिए यूज किया जाता है ना, इसका मतलब है आप स्ट्रेट बजी, हाँ आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को पूछ रहे हो, सीधा सीधा पूछ रहे हो, सीधी बात, नो बकवास। कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, क्या तुम ये काम मेरे लिए कर सकते हो, क्या तुम ये काम मेरे लिए कर सकते हो? सीधा सीधा पूछ। मैं थोड़ा प्यार से पूछ ले, थोड़ा पोलाइटनेस लगा, अरे थोड़ी रिक्वेस्ट लिया बदतमीज, थोड़ा तो प्यार प्रेम दिखा। मुझे बोला ठीक है, कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी। मैंने क्या बोल दिया मेरे पुत्र? कुड यू। मैंने कैन को अवॉइड करके क्या बोल दिया बेटा? कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी। मैंने वाह क्या प्यार, क्या प्रेम, क्या पोलाइटनेस है। अब दिल को अच्छा चला। मैंने है ये क्या था? कहते देखो कितना चमत्कार हो गया बेटा, एक शब्द बदलने से हालात और जज्बात बदल गए, सारी भावनाएं बदल गई। मैंने बोला ये कहा भैया, ये तो मस्त कहानी है बे, मतलब सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब बदली, वो जो इमोशंस थे, जो इंटेंशन थी, वो बदल गई बेटा। इसका मतलब जब किसी से डायरेक्ट पूछना होगा तो क्या बोलोगे तुम? कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी। और जब किसी से रिक्वेस्ट के साथ, पोलाइटनेस के साथ, तमीज और तहजीब के साथ पूछना होगा तो बेटा क्या पूछोगे? कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी, कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी। ये चीज है। अब एक स्टूडेंट लिखा है वाह सर क्या एक्सप्रेशन दी। मैं कह रहा हूं मेरे बच्चे एक्सप्रेशन ही मॉडल्स है। बस हमारी गलती पता है क्या है? हम बोलते वक्त अपने फेस एक्सप्रेशंस पे काम नहीं करते। वी नेवर एवर ट्राई टू वर्क ऑन आवर फेस एक्सप्रेशंस व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। वी स्पीक बोथ द स्टेटमेंट्स विद द सेम एक्सप्रेशन। कैन यू डू दिस वर्क फॉर मी, कुड यू डू दिस वर्क फॉर मी। नो बेटा, कैन मींस अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू आस्क समथिंग. So your expressions should be, can you do this work for me? But when it comes to could, that means the politeness, the request should be there in your expressions. Could you do this work for me? Could you do this work for me? So the politeness should be there with your expressions as well. Politeness आपके बेटा expressions में भी तो होनी दिखे। आप किसी को बोल रहे हो प्यार से, बोल रहे हो मिठाई खाएगा क्या? ओए मिठाई खाएगा भाई, मैंने बोला कौन सा प्यार है? मिठाई खाओगे क्या? मैंने बोला भाई थोड़ा टोन नीचे कर लिया, मिठाई खाओगे क्या? आया ना, तो एक्सप्रेशन भी वैसा है। तो ये मैं एक्सप्रेशंस की क्यों बात कर रहा हूं, सडनली मैं इमोशंस की क्यों बात कर रहा हूं, सडनली मैं इंटेंशन की क्यों बात कर रहा हूं बेटा? दिस इज कॉल्ड मॉडल्स। मतलब मॉडल्स क्या करते हैं, अपने एक्सप्रेशंस को बताते हैं अलग अलग, और ये एक्सप्रेशंस वी हैव टू लर्न देम। हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलते बेटा, एक्सप्रेशन हमें लर्न करने पड़ते हैं। अच्छा कैन का ये एक्सप्रेशन है, कुड का ये एक्सप्रेशन है, वुड का ये एक्सप्रेशन है, मे का ये एक्सप्रेशन है, विल का ये एक्सप्रेशन है, शैल का ये एक्सप्रेशन है, किसका क्या एक्सप्रेशन है, हमें ये याद करना पड़ता है। अच्छा भाई इस मॉडल का ये एक्सप्रेशन, 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 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू यूज ऑल द मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। सो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स आर दोस हेल्पिंग वर्ब्स व्हिच आर यूज्ड टू टेल अबाउट द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर्स, द इमोशंस ऑफ द स्पीकर्स, द एक्सप्रेशंस ऑफ द स्पीकर्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सिचुएशन के हिसाब से जो हेल्पिंग वर्ब इमोशंस दिखाती है, इंटेंशन दिखाती है बेटा स्पीकर्स की, ठीक है, हमारे जितने भी ठीक है सेंटेंसेस होते हैं, जो भी सिचुएशन होती है, उन्हीं को ऊपर मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है, उन्हीं को मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है। और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब के कई एक्सप्रेशन हो जाते हैं। जैसे कैन ये भी दिखा सकता है कि आप में एबिलिटी कितनी है। मैंने बोला भाई आई कैन लिफ्ट इट, तो ये क्या दिखा रही है? एबिलिटी, क्षमता। और कैन पूछने में भी यूज होता है, कैन आई गो देयर, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना।
कैन हो सकता है पॉसिबिलिटी दिखा दे, ही कैन कम हियर टुमारो, ही कैन कम हियर टुडे, वो आज यहां आ सकता है, क्या पता पॉसिबिलिटी दिखा दे। तो कैन पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, कैन एबिलिटी की भी दिखा रहा है, कैन क्वेश्चन पूछने वक्त भी दिखा रहा है, कुछ ना कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछो। तो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब जरूरी नहीं सिर्फ एक एक्सप्रेशन पे काम करती है, एक मॉडल डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस दिखाता है, समझ बेटा, सेम मॉडल हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिखा देती है। तो जरूरी नहीं है कि एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब एक एक्सप्रेशन दिखाएगी, समझ आया बेटा, एक एक्सप्रेशन दिखाएगी ऐसा जरूरी नहीं है ये चीजें। इसी को हम मेरे बच्चे मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स को हम किस में टॉपिक में पढ़ेंगे, मॉडल टॉपिक, जिसको मॉडल सीखेंगे, मॉडल्स टॉपिक करेंगे बेटा, इस टॉपिक को हम वहां पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जब मॉडल्स टॉपिक। फिर आप बोलोगे सर फिर आप यहां क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस में बेटा जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने बोला सर ये मॉडल्स जो हेल्पिंग वर्ब है, अब मुझे बताओ बेटा, मैं आपसे पूछता हूं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, आप क्या बोलोगे सर, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो स्पीकर की क्या दिखाती है बेटा, इंटेंशन, इमोशंस, एक्सप्रेशंस, हमारी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अलग अलग भावनाएं, अलग अलग मॉडल्स यूज होते हैं। और सर एक मॉडल जो है वो अलग अलग भावनाओं को, अलग अलग इमोशंस को दिखा सकता है। और ये इमोशंस मैंने बोला घर के बनाओगे याद करने पड़ते हैं, ये इमोशंस हमें याद करने पड़ते हैं बेटा कि ये मॉडल ये एक्सप्रेशन दिखाता है, तो हमने ये बोल दिया, ठीक है पुत्र, वेरी गुड। मैंने तो इतने सारे मॉडल्स हैं हमारे पास, कैन, कुड, मे, माइट, टिल, सेल, बहुत सारे। हाँ तो हमने क्या बोला, अब ऊपर आ जाए बेटा, हमने क्या बोला, तो शो इंटेंशन ऑफ स्पीकर्स। हाँ तो हमने बोला बेटा इसके नीचे लिखना मॉडल्स, कितने मॉडल्स होते हैं, अब ध्यान से सुनना, विल, शेल, कैन, कुड, मे, माइट, और भाई ऐसे लिखो बेटा, बहुत सारे। कहां पढ़ेंगे, आगे मॉडल टॉपिक जब पढ़ेंगे बेटा, बहुत सारे होते हैं, हाँ बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वेरी गुड बेटा। इनमें से अगर हम एक बात देखें, जब बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हाँ इनमें से हमने कौन सा उठा लिया, विल और शेल, विल और शेल मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। एक बात बताओ बेटा, इनमें से सिर्फ हमने कौन से उठा लिए, कौन से उठा लिए, विल और शेल उठा लिए मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। तो इतने सारे जितने सारे मॉडल्स सब पढ़ेंगे मेरे बच्चे, मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से हमने कौन से उठा लिए, विल शेल उठा लिया। मैंने विल शेल से पूछा, ए विल शेल इधर आ, क्या काम करते हो तुम, बेटा मुझे तो पूछना पड़ेगा, जैसे मैंने कैन से पूछा क्या काम करते हो, कैन ने बोला सर एबिलिटी दिखा देता हूं सर, मतलब और कहता सर पॉसिबिलिटी दिखा देता हूं सर, मैंने बोला और कहता और बहुत कुछ दिखाता हूं सर, मॉडल टॉपिक में पढ़ाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पर देखो मैंने विल शेल से पूछा, विल शेल से पूछा और सुनाओ विल शेल क्या कर लेते हो, कहता बहुत कुछ कर लेते हैं, मतलब फिर भी बता दो क्या क्या करते हो, कहता बहुत कुछ कर लेते हैं, इसका मतलब इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, वेरी गुड। मैंने बोला फिर अब बताओ क्या क्या फंक्शन है, कहता मॉडल टॉपिक में बताएंगे, टेंस में क्यों बताएंगे क्या क्या कर देते हैं। तो मैंने बोला बेटा विल शेल से क्या कर लेते हो, इन्होंने क्या बोला बेटा बहुत कुछ कर लेते हैं। तो हमने क्या बोला मेरे बच्चे, हमने क्या बोला क्या क्या कर लेते हो, तो हमने इसने बोला कि सर मेनी फंक्शंस, हमारे तो कई काम, मेनी फंक्शंस या मेनी कॉन्सेप्ट्स, इनके तो कई कॉन्सेप्ट है बेटा, इनके तो कई फंक्शन है। मैंने बोला अच्छा भाई ठीक है, ध्यान से सुनना क्या क्या कर लेते हो, उन्होंने क्या बोला बेटा बहुत कुछ कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अच्छा बहुत कुछ कर लेते हो बताओ, कहते कहां, कहता है मॉडल्स टॉपिक में बताएंगे, मॉडल्स टॉपिक में बताएंगे क्या क्या कर लेते हैं, जब सारे मॉडल पढ़ोगे एक एक करके तो तब बताएंगे, ठीक है, वेरी गुड, तब बताएंगे। मैंने बोला ओके ठीक है भाई, मतलब फिर अब क्या बताओगे, कहता है देखो बहुत सारे फंक्शन है हमारे, उनमें से एक फंक्शन है हमारा, हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं, बहुत सारे फंक्शन है हमारे, उनमें से बेटा एक फंक्शन है हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं। तो बेटा अब मैं पता क्या कह रहा हूं, वन ऑफ दीज फंक्शंस, वन ऑफ दीज यूजेस क्या है बेटा, वन ऑफ दीज फंक्शंस, या क्या बोले बेटा वन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, इन कॉन्सेप्ट्स में से एक है टू टॉक अबाउट फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात कर लेते हैं, टू टॉक अबाउट फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात कर लेते हैं, टू टॉक अबाउट फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात कर लेते हैं। बेटा ये मुझे सिखाता, मैंने बच्चे से पूछा बेटा विल शेल क्या करते हैं, सर फ्यूचर में यूज होते हैं, फ्यूचर दिखाते हैं, नहीं भाई विल शेल के बहुत सारे फंक्शंस है बेटा, क्योंकि एक एक मॉडल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, खाली विल शेल के कैन के भी बहुत सारे फंक्शन है, कुड के भी बहुत सारे बेटा, वुड के भी बहुत सारे, शुड के भी बहुत सारे, और टू है, तो सबके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। फिर हमने विल शेल उठाया, क्यों उठाया, क्योंकि ये टू टॉक अबाउट फ्यूचर, इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उन फंक्शन में से एक है बेटा वन ऑफ दीस फंक्शंस, उन उन फंक्शंस में से एक फंक्शन, ऐसी लिस्ट बनानी आपने, ऐसे कॉपी करते चलना बेटा, उनमें से एक फंक्शन है टू टॉक अबाउट फ्यूचर, ये फ्यूचर की बात कर लेते हैं। हाँ अच्छा, इसका मतलब बेटा अब देखो जो विल शेल है इसके बाद में लिख लेना, जो विल शेल है वो क्या कर लेते हैं बेटा, टू टॉक अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर की बात कर लेते हैं। और जब ये टू टॉक अबाउट फ्यूचर की बात करते हैं बेटा, हाँ इसी को हमने फ्यूचर टेंस कह दिया। इसका मतलब फ्यूचर टेंस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ विल एंड शेल मॉडल्स। भाई साहब फ्यूचर टेंस विल शेल मॉडल कितने सारे फंक्शन है, उन फंक्शंस में से एक फंक्शन होता है विल शेल का कि वो फ्यूचर दिखाते हैं, और वो एक फंक्शन ही फ्यूचर टेंस बनाता है। मतलब फ्यूचर टेंस में तुम सिर्फ विल शेल का एक फंक्शन जान रहे हो, अल्टीमेट इट इज द पार्ट ऑफ मॉडल्स, और ये मॉडल्स का भी पार्ट नहीं है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की तो सिर्फ इतनी औकात है, मॉडल जो विल शेल होते हैं उनके कई सारे फंक्शन होते हैं, उनमें से एक फंक्शन होता है फ्यूचर की बात करते हैं, वो एक फंक्शन फ्यूचर टेंस, मतलब मॉडल्स पप्पा है और फ्यूचर टेंस तो उनके मॉडल्स विल शेल का एक छोटा सा एक फंक्शन बस। और बेटा टू टॉक अबाउट फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर पक्का तो नहीं भाई, फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं होगा, ये चीज समझ में आ गया जी, पूरा निचोड़ कर दिया बेटा मैंने आपको, और ये मैं चाहूं कितना डीपली चीजों को जानोगे ना अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है ठीक है। तो ये चीज आ गई, चलो सर समझ आ गई, विल शेल फ्यूचर की बात करते बस बेटा। जब फ्यूचर की बात करनी होती है बेटा विल शेल को, आगे सुनिएगा अभी खत्म नहीं हुई बात, जब फ्यूचर में विल शेल को बात करनी होती है बेटा फ्यूचर की, तो दो कैटेगरी में बढ़ जाती है, बिल्कुल ऐसे कॉपी करना, पूरा पेज भर जाएगा तुम्हारा। चलो क्या कहते हैं देखो, जब आपको फ्यूचर की बात करनी होती है तो हमारे पास होते हैं बेटा स्पीकर, स्पीकर दो होते हैं, एक तो आई होता है और एक वी। बेटा मैं बोलने वाला क्या होता है, मैं या फिर मैं अपने साथ आपकी भी बात करूंगा, बाकी की भी बात करूंगा, तो मैं बोलूंगा वी। तो स्पीकर के साथ में भी दो सिचुएशन आ जाती है मेरे पुत्र, दो सिचुएशन ये होती है जब आई के साथ आप विल यूज करते हो या वी के साथ आप शेल यूज करते हो, नॉर्मली मैं ये बोलूंगा बेटा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है बेटा आई और वी के साथ आप विल भी यूज करते हो, मतलब आई और वी के साथ शेल भी आ जाता है बेटा फ्यूचर की बात करने के लिए, और आई वी के साथ विल भी आ जाता है फ्यूचर की बात करने के लिए। तो क्या फर्क है आई विल डू इट और क्या फर्क है बेटा आई शैल डू इट। आई शैल डू इट एक नॉर्मल वे से बात बोल रहा है, आई विल डू इट एक डेटर्मिनेशन के साथ बोल रहा है, आई विल डू इट, वो फर्क है बस बेटा। तो ये क्या है मेरे उत्तर, नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, नॉर्मल वे। और ये क्या हो जाता है बेटा विद डेटर्मिनेशन, आई विल डू इट, आई शैल डू इट, आई शैल डू इट नॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग हो गया, नॉर्मल वे से आप फ्यूचर की बात बताओ, आई विल डू इट डेटर्मिनेशन के साथ बताओ, ये फर्क है, दोनों ही सही है, आई विल डू इट, आई शैल डू इट, दोनों सही। अब बच्चा हमेशा ये कंफ्यूज होता है दोनों में फर्क क्या है, फर्क क्या मॉडल है भाई, तो मेरे एक्सप्रेशन में फर्क आएगा, आई शैल डू इट, आई विल डू इट, आ गया ना फर्क, आई विल डू इट, आई शैल डू इट, फर्क आ गया। तो जब आपको ज्यादा फोकस के साथ, ज्यादा डेटर्मिनेशन के साथ, ज्यादा स्ट्रेस डाल के कोई बात बोलनी तो आप बोलोगे आई विल डू इट, सही, ये चीज आती है बस। इसमें आप नॉर्मल वे ऑफ मैं बोलते हो, इसमें आप विद डेटर्मिनेशन बोलते हो, ठीक है। देखो अब दूसरे की बात करें बेटा, ध्यान से सुनिएगा। टॉक अबाउट फ्यूचर की बात करने के लिए बेटा ही है, शी है, इट है, यू है, दे है, कोई नाउन है ना, कोई भी नेम है ना, नाउन मतलब कोई भी नाम है, सिंपल बेटा, आई भी छोड़ दो, इनके साथ क्या आता है बेटा विल। जब फ्यूचर की बात करनी, क्या ही के साथ शेल आ सकता है बेटा, ही के साथ शेल भी आ सकता है, पता है, ही शैल पे द फाइन,
ये सेंटेंस है, बट ये यहां फ्यूचर नहीं दिखाएगा बेटा। फिर पता है क्या देगा, ही पर तुम थोप रहे हो, पैसे देगा तो इसे यू शैल पे द फाइन, यू शैल पे द अमाउंट, तू देगा पैसे। तो जब किसी को कोई कंपल्शन कर दो ना, जब किसी पर कोई ऑब्लिगेशन लगा दो, तू करेगा ये काम, यू शैल डू इट, तो शैल यूज होता है, दे शैल डू इट, नहीं करेंगे शाम को। अगर नॉर्मल बोलना हो कि फ्यूचर में शाम को करेंगे, उनकी इच्छा ही है तो दे विल डू इट। इसीलिए ठीक है, हाँ, इसीलिए आप इसे दिमाग में बैठाइएगा, पता है इनके साथ विल आता है। अब बच्चे का ये सवाल है, क्यों सर, ठीक है, क्यों सर, क्या ही के साथ शैल नहीं आ सकता, क्या ही के साथ शैल नहीं आ सकता, आ सकता है बट वो फ्यूचर नहीं दिखाएगा, कुछ और दिखाएगा। मैंने कहा था इनके तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं, उसमें से एक पढ़। अब मुझे एक बात बताओ, जब विल शैल फ्यूचर दिखाते हैं तो क्या होता है, इन सब्जेक्ट के साथ आप विल लगाते हो बेटा फ्यूचर दिखाने के लिए, इनके साथ आप विल और शैल दोनों लगाते हो, दोनों में ये फर्क होता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है, बस इतनी सी बात है भाई। अब बताओ कोई डाउट है तो बढ़ लिया आगे, बताइए। ये चीजें आसान हो गया काम। अब आगे जरा बात करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कैसे फ्यूचर दिखेगा, कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर में कैसे दिखेगी प्रोसेस, इंडेफिनिट प्रोसेस फ्यूचर में कैसे दिखेगी, परफेक्ट प्रोसेस फ्यूचर में कैसे दिखेगी, अब उन चीजों की चर्चा होगी, उन चीजों की चर्चाओं में हम बातों को जान लेंगे। आसान हो गया, बम 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 बम, ठीक है, हो गया। यू के साथ भी शैल आता है बेटा, सब होता है बट मॉडल टॉपिक में पढ़ेंगे ना, यहाँ ठीक है, यहाँ या तो बस फ्यूचर टेंस बताओ फ्यूचर दिखाना होगा बेटा तो विल शैल ऐसे यूज, यू के साथ भी शैल आता है, ही के साथ, सी के, इन सबके साथ शैल भी आ सकता है बेटा, बट वो कुछ और दिखाएगा, वो कब पढ़ाऊंगा मॉडल टॉपिक में पढ़ाऊंगा यहाँ, ठीक है। ये चीज होगी। चलो अब बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, हो गया ना। अब एक बार दोबारा हेडिंग डाल लो, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये बेटा मैंने पहले फ्यूचर टेंस का ही आप एक तरीके से कहो इंट्रोडक्शन दे दिया कि फ्यूचर टेंस आखिरकार है क्या, तो टेक्निकली वो टेंस में तो है नहीं, हाँ वैसे। चलो फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, इंडेफिनिट को, ठीक है, इंडेफिनिट को फ्यूचर टेंस में बात करनी, मतलब अभी आप ऐसा नहीं करते, फ्यूचर में आप ऐसा करेंगे, अभी आप ऐसा नहीं करते, फ्यूचर में आप ऐसा करेंगे, अभी नहीं करते, फ्यूचर में आप ऐसा करेंगे। अब ये कहने की कोशिश करो डायरेक्टली, यही तो है ना, मतलब अभी आप ऐसा नहीं कर रहे, फ्यूचर में आप इसे एक्सप्लेन करेंगे, ऐसा करेंगे। जैसे एक बात बताओ, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट विद देम, आई प्ले, अच्छा क्रिकेट मैच देखा था, वो तो हमारा कल वो पहला नाइट मैच था, नाइट में पहली बार खेला था। अभी मैचेस की रिकॉर्डिंग करानी स्टार्ट की, रिकॉर्डिंग करा के डालते हैं, मस्ती मजाक में देखते हैं। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर बातचीत करते हैं तो मैंने बोला ऐसा होता नहीं, आगे फ्यूचर में जैसे मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता हूं या ही उनके साथ क्रिकेट खेलता है, तो क्या बोलोगे, ही प्लेज क्रिकेट विद देम, वो उनके साथ क्रिकेट खेलता है, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट विद देम, वो उनके साथ क्रिकेट खेलता है। मैंने बोला उनके साथ क्रिकेट खेलता है, ये तो इंग्लिश बनाओगे, लेकिन बेटा अगर आपको फ्यूचर में बोलना हो कि वो अभी नहीं खेलता, फ्यूचर में खेलता है, तो आप क्या लगाओगे, आज सब्जेक्ट लगाओगे, इसका फॉर्मेट लिखिएगा, आप विल या शैल लगाओगे। भाई विल कब आएगा और शैल कब आएगा वो मैंने आपको बता दिया, भाई विल कब आएगा और शैल कब आएगा फ्यूचर दिखाने के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, वेरी गुड। और उसके बाद क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, ठीक है, वेरी गुड, लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगे। और आगे टेक्स्ट लिखा, क्या करते हैं, मैंने कैच ड्रॉप कर भाई साहब, रात को ना एक बार लाइट रिफ्लेक्शन में कैच पकड़ना, तो सारी की सारी अकड़ धरी जाएगी तुम्हारी जो तुम्हें लगा था आपकी टीम ने कैच बहुत छोड़े, कैच छोड़ते बेटा नाइट मैच हमारा पहला था, तो नाइट में रिफ्लेक्शन सेट नहीं होता, वाइट बॉल्स हम रेड बॉल से खेलते नहीं, तो पहला नाइट मैच, अब डे नाइट था बेसिकली, नाइट में था, डे नाइट मैच, तो नाइट में हमने फील्ड की, आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी ना, तो अपने आप से सुधर जाएगी कैच, नाइट की डे में ठीक चलता। चलो जी पुत्र, तो फिर उसके बाद आपको और सुधार दिखेगा फील्डिंग में हमारी, ठीक है, फिर आप देखोगे हाँ सर आप फील्डिंग में आपकी सुधार। एक अभी मैच डालेंगे रेड बॉल वाला, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आज डलेगा, आज अपलोड होगा, एक चैनल बनाया हुआ हमने, क्या नाम था उसका मैं खुद ही नाम भूल गया। अभी मैंने ना अपनी बैटिंग एक और मैच खेला हमने, तो उसकी रिकॉर्डिंग बनवाई है, और उसका नाम है, अच्छा जयदीप सिंह, उस चैनल का नाम है जयदीप सिंह, उस पे ब्लॉग टाइप में ना बैटिंग डालते रहते हैं, जयदीप सिंह ही खाली नाम, उसमें मैंने ब्लॉग भी डाला था बैठ लिया, तो उसमें शेयर कर दूंगा लिंक आपके साथ इंस्टा पे, उसमें डे टाइम की बैटिंग। तो ये वर्ड का सब्जेक्ट विल शैल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, याद देखो। अब इसमें क्या करना है आपने, क्या सर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस भी लग सकता है, देखो बेटा नहीं, क्योंकि यहाँ तक सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं जाएगा, इसीलिए ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है या ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो मेरे दोस्त इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। चलो आपको डिफरेंस दिखाता हूं, जैसे अगर मैं आपको कहता हूं वो उनके साथ क्रिकेट खेलता है, तो ही प्लेज या ही प्ले क्रिकेट विद देम, मुझे बताइए आप इसमें क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है बेटा कि सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद तुरंत इफेक्ट है इसका, तो ही प्लेज क्रिकेट विद देम करते हो, ठीक है, हाँ। लेकिन जब डज नॉट हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो थोड़ा आप वो लिख लेते हो, फिर तो प्ले कर देते हो, ऐसी अगर मैं यहाँ विल लिख दूंगा ना, ही के साथ विल आएगा, हाँ ही विल प्ले या ही विल प्लेज, कई बार ये भी अगर आते हैं पेपर में बेटा ध्यान रखिएगा, क्रिकेट वो उनके साथ क्रिकेट खेलेगा, मतलब अब नहीं अब फ्यूचर की बात कर रहा हूं, सपोज अब मैं प्रेजेंट के लिए फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा, आपने मॉडल लगा दिया, अब मॉडल लगा दिया तो मॉडल पे सिंगुलर प्लूरल देखता ही नहीं, कहता है इसका इफेक्ट लिखा है, दे के साथ भी विल, ही के साथ भी विल, तो प्ले ही आएगा, यहां तक इसका इफेक्ट नहीं जाएगा, आप प्लेज नहीं कर सकते, तो एग्जामिनर क्या करके देगा, यहां प्लेज लिख के देगा, एरर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा विल शैल मॉडल के बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे आप, फ्यूचर इंडेफिनिट दिखाने के लिए फर्स्ट फॉर्म आगे कंटीन्यूअस फॉर्म पे दिखानी, तो ये चीज बन गई, मतलब वहां जहां सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म और एसओएस लगा था, वो एसओएस का इफेक्ट खत्म हो गया, आपने विल शैल अलग से लगा दिया है ना, क्या दिखाने के लिए फ्यूचर, तो ये इंडेफिनिट हुआ करता था प्रेजेंट। अगर बेटा मैं इसको मूव कर दूं तो प्रेजेंट में क्या देखते थे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती थी, हाँ जब वो फर्स्ट फॉर्म आती थी उसका इफेक्ट इसने खत्म कर दिया, विल शैल आया तो अब इसका इफेक्ट खत्म हो गया एसओएस, क्यों खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद आ गया, जब इसके बाद आ गया तो इसका इफेक्ट खत्म हो गया, इसलिए मैंने कहा ही विल प्ले क्रिकेट विद, ही विल प्ले क्रिकेट विद, तो क्या गया अपने आप से फ्यूचर दिखाने के लिए आपने मॉडल डाल दिया जो एक्स्ट्रा तरीका मारता है, तो ये एक्स्ट्रा तरीका मार देते हैं और एक्स्ट्रा मीनिंग आता है, और इसका एक्स्ट्रा मीनिंग क्या है, इसने फ्यूचर दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठा के चलो। आइए आगे बढ़ते हैं, ये आया दिमाग में, चलो तो फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मेट भी तैयार हो गया। अब इस पर एरर कैसे आते हैं, एरर ऐसे आते हैं, अगर पेपर में आ जाए बेटा ही प्लेज, हाँ मैंने बोला ही प्लेज क्रिकेट विद देम, ऐसे लिखा, हाँ नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, ऐसे दे दे, ही प्लेज क्रिकेट विद देम नेक्स्ट वीक, अब आपने पेपर में देखा सही तो फ्यूचर है, हाँ, और भाई यहां तुमने क्या लिखा है इंडेफिनिट, तो भाई फ्यूचर कहां है, तो आप क्या लगाओगे बेटा विल, जैसे ही विल लगाओगे तो प्लेज भी नहीं रहेगा, इसको भी क्या करना पड़ेगा प्ले, क्योंकि अब तो इफेक्ट रहेगा नहीं, तो ही विल प्ले हो जाएगा, ये ऐसे है भाई डेटर्मिनेशन। ओ पागल, ही के साथ तो विल आता है, बुद्धू ये स्पीकर के साथ था, कहां का तरीका कहां मार दिया, इनके साथ तो सिर्फ विल आता है हमेशा फ्यूचर दिखाने के लिए, डेटर्मिनेशन के साथ फ्यूचर दिखाते हैं, नॉर्मल आई के साथ पगले हो पगले, आधी आधी बातें मिक्स करके तुम किसी दिन ठीक है ब्लास्ट कर डालोगे अपने दिमाग में, आधी आधी बातें मिक्स कर देते हैं कुछ, वो लड़के नहीं होते शादी में जाते हैं, थोड़ी सी फेंटाली, थोड़ी सी मिंडाली, थोड़ी सी कोकली, थोड़ी सी स्प्राइटली, ठीक है, और सारी कोल्ड ड्रिंक मिक्स कर दी, फिर मिक्स करके कहते हैं अब पी के देख मजा आए, वही कर रहे हैं, आधा फंक्शन इसका उठाया, आधा फंक्शन इसका उठाया, दोनों मिक्स कर दिया, ब्लास्ट कर दिया इंग्लिश में है भाई, ब्लास्ट कर दोगे तो वही काम है तुम्हारा। चलो आगे देखो बंधु, आप आगे देखिए, तो ये हो गया इस तरीके से, लेकिन इसमें प्यारा सा कॉन्सेप्ट मुझे आपको ये बताना है, उत्तर ये तो थी ही की बात, चलो ठीक है।
ये तो ही की बात, या ऐसे कर लेते हैं, एक एग्जांपल देखो, मैंने बोला दे बाय अ न्यू कार, दे बाय अ न्यू कार फॉर हर, ठीक है, नेक्स्ट मंथ। कोई भी ईयर लिख दो, फ्यूचर का कुछ भी, फ्यूचर है तो अब फ्यूचर दिखाना है तो आप क्या लिखोगे, विल लिखोगे। हाँ बाय तो बाय रहेगा, ये तो सेम है क्योंकि बाय तो है नहीं, हाँ तो अभी हो जाएगा। सो दे विल बाय अ न्यू कार फॉर हर नेक्स्ट मंथ, तो फ्यूचर दिखाने के लिए विल एक एक्स्ट्रा टर्म हो जाएगा, तो बाय में कोई चेंज नहीं करना है, आप लिख सकते हो। ठीक है चलो, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में इस तरीके से बेस पेपर में बच्चे आपके यहाँ दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, आर बाइंग हो सकता है नहीं, वो भी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, अभी तो बस फ्यूचर को जान लो। करेक्ट। चलो अब आगे की बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट क्या सिखाना मुझे आपको कि कई बार जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाँ ये बात करता है फिक्स्ड फ्यूचर शेड्यूल। बेटा ये फिक्स्ड फ्यूचर शेड्यूल की बात करता है, वो शेड्यूल जो फ्यूचर के लिए फिक्स होता है, वो शेड्यूल जो फ्यूचर के लिए फिक्स होता है। अब फ्यूचर के लिए कौन सा शेड्यूल फिक्स होता है, अब जरा उसको दिमाग में ध्यान रखिए। फ्यूचर के लिए शेड्यूल उनका फिक्स होता है बेटा जो सेलिब्रिटीज होते हैं या जो लीडर्स होते हैं जिनका शेड्यूल फिक्स होता है, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, इवन टीचर्स होते हैं जिनका शेड्यूल फिक्स हो जाता है, उसके बलबूते पे आगे देखते हो ना, जैसे कहीं किसी लीडर को विजिट करने, वहां सिक्योरिटी पहले पहुंच जाएगी, बहुत सारे अरेंजमेंट्स पहले हो जाएंगे, या आपकी इन फ्यूचर शादी होगी बेटा, तुम्हारा नाम आएगा, वेस्ट आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, फिर लड़की का नाम आ जाएगा, फिर फ्यूचर की डेट आ जाएगी, लेकिन उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो रहा है क्योंकि दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट फ्यूचर, जो फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, फिक्स शेड्यूल है मेरे पुत्र, ठीक है। तो वो चीज जब यहाँ आती है ना, वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे होते हो फिक्स्ड फ्यूचर शेड्यूल के लिए, ठीक है। हाँ तो वो चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, अब आ जाओ जी, आप क्या करते हो, जैसे आप देखते हो ना ऐसे न्यूज़पेपर हेडलाइंस में, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स चाइना नेक्स्ट मंथ, याद है अगले महीने। अब देखो नेक्स्ट मंथ में यहाँ विल नहीं आया बिकॉज़ दिस इज द हेडलाइन, आप कहते हो फिक्स फ्यूचर शेड्यूल या न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी आप कहते हो ना, न्यूज़पेपर में देखते हो, न्यूज़पेपर में आप हेडलाइंस में आप देखते हो कि फ्यूचर का फिक्स शेड्यूल जब किसी को बताते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा कर देते हैं, आप ऐसा उसे लिख लेते हैं इंडेफिनिट में, ठीक है, ये चीज करते हैं, तो वो चीज ये चीज, ठीक है। तो आप उसके लिए वहां आप देखते हो सर यहाँ बिल क्यों नहीं आया, तो दिस इज द रीजन बेटा, यहाँ से बिल गायब हो जाता है। ठीक है जी बंधु, समझ आया, करो कॉपी। ठीक है जी, बताओ बिना तुम्हें डन। देखो प्रोनाउंसिएशन ऑफ शेड्यूल, शेड्यूल बेटा शेड्यूल, शेड्यूल बोलते हैं हम कई बार, इसे शेड्यूल होती है, शेड्यूल शेड्यूल, ठीक है। देखिए जी बंदे, तो जब कभी भी आप फ्यूचर शेड्यूल के क्या होती है, वो चीजें जो शेड्यूल है पहले से ही, फिक्स्ड है पहले से, कैसे ऐसा होना है, वो चीज जिनमें आप न्यूज़पेपर हेडलाइंस में वगैरह में, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देखते हो। अब देखिए आगे की बात है, मैंने तो फ्यूचर इंडेफिनिट आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की, कि भी कॉन्टिन्यूअस कैसे दिखाएं। अच्छा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही रेयर है बेटा जो यूज करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मैं मीनिंग भी बताऊंगा आपको और चीजें भी समझाऊंगा, मतलब इंडेफिनिट तक जो काम अभी नहीं फ्यूचर में होगा, ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है वो काम जो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पर चल रहा होगा, ऐसा आपको लगता है, ऐसा हो रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो खेल रहा होगा। इन फ्यूचर में वो काम, या तो ऐसा लग रहा है आपको अभी होगा, ऐसा लग रहा है मूवी देख रहा होगा, या तो अभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, या फ्यूचर में वो काम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस पर होगा, अभी नहीं। मतलब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है, अभी जैसे मैंने बोला ही इज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है, मतलब अभी खेल रहा है, अरे वो कहां है, वो मैंने बोला वो हॉकी खेल रहा होगा, मतलब अभी खेल रहा होगा, फ्यूचर में वो मेरे साथ यहाँ काम कर रहा होगा, ठीक है, तो वो अभी नहीं काम कर रहा है, वो फ्यूचर में करेगा। डन, तो समझते हैं चीज को क्या बनेगी, फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कि आप सब्जेक्ट लगाते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, आप विल और शेल लगाते हैं क्या दिखाने के लिए, फ्यूचर। हाँ अब आगे क्या है, आगे मैं आपको फ्यूचर बनाना सिखाता हूं। देखो आपने इंडेफिनिट का फ्यूचर कैसे कन्वर्ट किया, इंडेफिनिट में क्या होता था, इंडेफिनिट में होता था बेटा सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ऐसे खत्म करना पड़ा, फर्स्ट फॉर्म करनी, अब फ्यूचर दिखाना तो बस विल टपका दिया, एक्स्ट्रा टपका है ना, तो विल क्या आता है, एक्स्ट्रा आता है फ्यूचर दिखाने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो कैसे बने, जैसे मैंने बोला ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग विद हर, वो उसके साथ काम कर रहा है, ही इज वर्किंग विद हर, या ही इज वर्किंग विद माय फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्तों के साथ काम कर रहा है, ही इज वर्किंग विद माय फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्तों के साथ काम कर रहा है, मतलब अभी काम कर रहा है, ठीक है, ही इज वर्किंग विद माय, ठीक है फ्रेंड्स, आप नहीं भूलिए, ठीक है। अब मैंने बोला अभी नहीं कर रहा, फ्यूचर में कर रहा हूं, तो मुझे फ्यूचर दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ये भी सेंटेंस अपनी जगह सही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, अगर मुझे फ्यूचर दिखाना है बेटा मैं बस विल एक्स्ट्रा टपका दूंगा, जब मैंने विल टपकाया तो मैंने बोला विल के बाद इज आ जाए, ही विल इज वर्किंग ही विल इज वर्किंग विद माय फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्तों के साथ काम कर रहा होगा, मतलब अभी कर रहा है, फ्यूचर में होगा काम, फ्यूचर में कर रहा होगा भाई, डन है। तो अब क्या फर्क दिखा आपको, ही विल इज वर्किंग, विल लगा दिया, ये फर्क दिखा कि पुत्र वो इफेक्ट तब तक था जब तक सब्जेक्ट के तुरंत बाद इज एमआर लगाना था, हाँ लेकिन अब वो इफेक्ट रहा नहीं, तो ये इज हट गया यहां से, मैंने बोला इस तेरी फॉर्म क्या होती है, कहता मैं तो बी की फॉर्म से आता हूं, मैं तो बी की फॉर्म से आता हूं, तो ये बन गया बेटा ही विल बी वर्किंग विद माय फ्रेंड्स, ही विल बी वर्किंग, ही इज वर्किंग, ही विल बी वर्किंग, तो वो होगा काम करते हुए मेरे दोस्तों के साथ, विल बी, वो होगा अभी नहीं, तो ये फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने बेटा। इसीलिए क्या होता है कि इज एम आर आईएनजी होता है, तो बेटा वो इज एम आर ही बी में कन्वर्ट होते हैं, और जो आईएनजी है यानी कि फर्स्ट फॉर्म पे कंटीन्यूअस प्रोसेस वो सेम होती है, इसीलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो आप हेल्पिंग वर्ब्स देखते हैं वो विल बी, शैल बी प्लस वो फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देखते हैं। आज आपको ये चीज समझ आ गई होगी ये बना कैसे है बेटा, ये ऐसे बना है कि इज एम आर था और आईएनजी था प्रेजेंट कंटीन्यूअस, उससे पहले भी चला फ्यूचर, वो इज एम आर की जरूरत नहीं पड़ी बेटा हमें, है ना तो इज ना एम ना आर, क्योंकि अब सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके बाद डायरेक्टली ये चीजें आ जाती हैं, आया। तो ये चीजें आप दिमाग में रखो, तो जब आप ये देखते हो ना तो वहां से आप चीजें कैच करने लग जाओगे, बस ये फर्क है बेटा, तो ही इज वर्किंग विद माय फ्रेंड्स, ही विल बी वर्किंग विद माय फ्रेंड्स, तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस ऐसे आप दिखा दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अजम्पशन लगा सकते हो, खेल रहा होगा, पढ़ रहा होगा, सो रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, इन फ्यूचर वो काम हो रहा होगा, अभी नहीं हो रहा, इन फ्यूचर ऐसा हो रहा होगा, तभी तो मैंने बोला इसलिए बहुत रेयर है कि हम रियरली यूज फ्यूचर कंटीन्यूअस, जरूरत नहीं पड़ती स्पीकिंग में तो।
हेलो, अब ठीक है, साउंड आ रही बेटा? अच्छा माइक ऑफ कर दिया, वो हो गया। चलो देखो, मैंने कहा बेटा विल और शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ये फ्यूचर दिखाती है। इज देन आर के बाद गोइंग टू लगा दो, गोइंग टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, बेटा ये भी फ्यूचर सेंस देती है। मतलब इन दोनों की सेम सेंस है बेटा, इसकी और इसकी दोनों की सेम सेंस है, कहीं ना कहीं फ्यूचर सेंस है। चलो समझाता हूं मैं क्या लिया। जैसे बेटा मैंने बोला दे विल बाय अ न्यू कार, दे विल बाय अ न्यू कार, वे नई गाड़ी खरीदेंगे। दे विल बाय अ न्यू कार, एक नई गाड़ी खरीदेंगे। आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो बेटा, और आप इसको ऐसे भी बोल दो, दे इज एम आर में से दे के साथ क्या आएगा? आर, फिर क्या आएगा? गोइंग, फिर क्या आएगा? टू, और फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी? बाय। दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार। आप ऐसे बोल सकते हो। इन दोनों का सेम मीनिंग बेटा, इन दोनों का सेम मीनिंग है, इक्वल। दे आर गोइंग टू बाय अ न्यू कार, नई गाड़ी लेने वाले हैं। दे विल बाय, लेने वाले हैं मतलब फ्यूचर में बेटा, दे विल बाय वो खरीदेंगे, तो वो खरीदेंगे या वो खरीदने वाले हैं, दोनों का मतलब सेम। अब आप बोलोगे सर पेपर में कैसे आ जाएगा? पेपर में पता क्या है बेटा, हाँ, जब इन दोनों का सेम सेंस है, मैंने कहा ना दोनों का सेम लॉजिक है, सेम है, तो यहाँ वो विल लगा देगा और यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बनाएगा बेटा, ऐसे लिख देगा। दे विल, जब विल लगाएगा तो क्या बनेगा? बी, फिर क्या बनेगा? गोइंग टू बाय, दे विल बी गोइंग टू बाय अ न्यू कार, ऐसे दे देगा बेटा पेपर। मतलब ये वाली चीज जो है, हाँ वही तो ये वाली चीज थी, फिर ये विल लगाने की जरूरत क्या थी? तो ये एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये सुपरफ्लुअस हो गया, ये यहाँ क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर भी सेंटेंस फ्यूचर ही दिखाने लग रहा था। तो या तो विल बाय बोलो बेटा, या आर गोइंग टू बाय बोल दो, ठीक है। आई विल हेल्प देम बोल दो, या आई एम गोइंग टू हेल्प देम बोल दो, ठीक है। तो विल बी गोइंग टू मत लिखो, क्योंकि वो बी गोइंग टू ऑटोमेटिकली फ्यूचर दिखा रहा है, ये भी फ्यूचर दिखा रहा है, सुपरफ्लुअस। तो यहाँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मत घुसा दे, गलत हो जाएगा। है इंटरेस्टिंग, तो इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, कॉपी हो गया? चलो जी, अब आते हैं, तो ये यहाँ तक हो गया ना काम सा। अब बेटा कल हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। कल हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। कल ये खत्म हो जाएगा टेंस पार्ट, ठीक है। फिर देखेंगे आगे क्या पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करेंगे बेटा। डन, चलो तो खुश रहो, आबाद रहो, मस्त मोला रहो। और बेटा मैं रिपीट कर दूं, जिनका एडमिशन नहीं हुआ अभी ले लो, शाम को 7 बजे तक ही डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद ही हटेगा। कल दो क्लास होंगी आपकी, एक तो क्लास होगी 12 से 1:15 जो इस समय चलती है, प्लस बेटा दूसरी फिर स्पोकन वाली होगी क्लास, वो होगी 3 से 4। तो अब दो टाइमिंग पर हम मुलाकात करना स्टार्ट करें। तो कल दो टाइमिंग पे आपकी क्लास है, तो 12 से 15 होगी वाली, और 3 बजे से होगा फिर आपका स्पोकन। देन कल डेमो रहेगा, तो वो यूट्यूब पर भी चलेगा और यहाँ पर भी चलेगा। तो जिनका एडमिशन रहता है अपना फटाफट एडमिशन ले, और कल दो बारी आपकी क्लास है। चलिए बाय, टेक केयर, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त वाला होकर करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, चलो बाय।